नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इस कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो कि पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटीआर, पीसी, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार गृह का एक समूह सेट मिला है? 12 स्नानागृह का एक समूह सेट मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से। तो आप सभी जानते हैं कि जो 12 स्नानागार की एक समूह सेट मिला है वह हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लोथल से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण की प्राप्ति हुई है? गर्त आवास के प्रमाण की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? राखीगढ़ी से होती है, बनावली से होती है, प्रभास पाटन से, या कुणाल से? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा स्थलों में जो हमें गर्त आवास का प्रमाण मिलता है वह हमें मिलता है कहाँ से? कुणाल से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कुणाल से मिलता है। क्या? गर्त आवास के प्रमाण। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल स्थल है, जिसकी जो खोज हुई है कौन किया है? जगपति जोशी और एस.आर. विष्ट ने किया है। कब? 1974 ईस्वी में। हड़प्पाकालीन स्थलों में कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट व सोने के गहने भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो कुणाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिलती है? उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां हमें मिलती है। कहाँ से मिलती हैं? लोथल से मिलती हैं, इनाम गांव से, दामाबाद से, या रंगपुर से। तो जोरवे संस्कृति की बात हो रही है, तो जोरवे संस्कृतियां कहाँ से मिली हैं? तो दामाबाद से मिली है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दामाबाद से हमें मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कुड़ाल, या हुलास? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित बात कर रहे हैं कि नहीं मिला है, तो आपका हुलास प्रारंभिक चरण नहीं है। बाकी सभी में जितने भी स्थल हैं, राखीगढ़ी हो, धौलावीरा हो या कुड़ाल हो, सभी स्थानों से हमें प्रारंभिक हड़प्पन चरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, हुलास। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी? ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी देखते ही उड़ा देंगे। तो खोज राखल दास बनर्जी ने की है किसकी? आलमगीर की, हड़प्पा की, लोथल की, या मोहनजोदाड़ो की? तो राखल दास बनर्जी ने किस हड़प्पन स्थल की खोज की है? तो मोहनजोदाड़ो की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। कब खोज किया? तो 1922 में किया था, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है क्या? धान की भूसी, खिलौने और विशाल स्नानागार, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन, मनके, खिलौने और धान की भूसी, या फिर पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने? तो रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है तो क्या है आपका? आपका है पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। यह स्थल प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है इसे। और इस स्थल की खोज 1953 और 54 में किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है कौन सा? धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है, या
रोपण है। तो हरियाणा में क्या स्थित है, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में हमें राखीगढ़ी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, राखीगढ़ी हमें मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का जो पुरास्थल राखीगढ़ी है, हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। किसने, सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। भारत में जो राखीगढ़ी है यह क्या है, विशालतम, हड़प्पा सभ्यता का विशालतम नगर है। विशालतम नगरों में एक है आपका क्या, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा बस्ती में डार्क यार्ड का पहला प्रमाण पाया गया। किस हड़प्पा बस्ती में डार्क यार्ड का पहला प्रमाण पाया गया। लोथल में पाया गया, मालवन में पाया गया, बाबरकोट में पाया गया, या धौलावीरा में पाया गया, या धौलावीरा में। तो पहला प्रमाण अगर हम बात करें डार्क यार्ड की, डार्क यार्ड मतलब गोदीबाड़ा की, तो गोदीबाड़ा किसे जानते हैं, लोथल को जानते हैं कि लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला था, जहाजों का बेड़ा मिला था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लोथल। लोथल से हमें डार्क यार्ड या गोदीबाड़ा मिलता है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में सरगवल गांव के पास साबरमती व इसकी सहायक नदी जो भोगवा नदी है, इसके बीच में खंभात की खाड़ी में क्या है, स्थित है। क्या, लोथल स्थित है। कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में, जो कि कौन सी नदी, साबरमती और भोगवा नदी के बीच में पड़ता है। इसकी खोज 1954-55 में एस आर राव ने किया था। इसकी खोज, लोथल की खोज एस आर राव ने किया। लोथल की खोज एस आर राव ने किया, कब, 1954-55 में। यहाँ से बहुचर्चित बंदरगाह डार्कयार्ड या गोदीबाड़ा मिला है, जो स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। लोथल जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संचरण की खोज की गई थी। नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। कहाँ से, मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो आप सभी जानते हैं कि जलाशयों और जल संचयों के माध्यम से जो परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी, वह की गई थी कहाँ से, धौलावीरा से की गई थी। धौलावीरा से की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ के रण में मनहर और मानसेहरा नदियों के मध्य खादिर द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, खादिर द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। किसने, डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। किसकी खोज, धौलावीरा की। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, के प्रमाण मिले हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, धौलावीरा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, भीरडाना से, या बरूण से, कहाँ से प्राप्त होता है पशुपति मुहर। तो आप सभी जानते हैं कि पशुपति मुहर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसे भी। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है, जो संभवतः शिव पशुपति हैं। इस योगी के इर्द गिर्द 4 पशु, गैंडा, भैंसा और एक हाथी और बाघ हमें मिलता है। इस योगी के अगल बगल क्या, गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ हमें मिलता है। कहाँ पर, पशुपति मुहर, जो कि कहाँ है, मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित किस अवधि से संबंधित है, मध्य पाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से, कांस्य युग से, या लौह युग से। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कांस्य युग। कांस्य युग, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदाड़ो में प्राप्त नहीं हुई है। कौन सी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नहीं हुई है, पशुपति मुहर, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़,
या बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, या कान से नर्तकी। तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो से पशुपति मोहर, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित और कान से नर्तकी सभी हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नहीं मिला है तो बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम से भी होता था, या मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं क्या है? तो गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न यहाँ से मिलते थे, यहाँ पाए जाते थे, गाय बैल पाले जाने के भी प्रमुख पशु हैं ये सब भी, और मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। सिंधु जो घाटी का सभ्यता है यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ तो व्यापार का साक्ष्य में मिलता है, लेकिन चीन और रोम के साथ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न के अनुसार सही होगा, जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं हमें, लेकिन चीन और रोम के साथ नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी शासन की व्यवस्था कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष संघवाद था, ओलिगार्की था, या सैद्धांतिक संघवाद था, या सैद्धांतिक एकात्मक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी? ओलिगार्की थी। क्या थी? ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब बणिक वर्ग के हाथों में यहाँ का शासन व्यवस्था हुआ करता था, बणिक वर्ग के हाथों में, ओलिगार्की। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान अभिजात वर्ग या बणिक वर्ग। डॉक्टर आर ए शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया था। किस पर दिया था? वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया था। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो शासन वर्ग किसके हाथों में था? शासन किसके हाथों में था? बणिक वर्ग के, जिसे हम ओलिगार्की कहते हैं, इनके हाथों में था, बणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? 6 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 7 हैं। तो हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो 6 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 6 धान्य कोष्ठ हैं। 6 के 12 होते थे। हड़प्पा में 6 खाने की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है हमें। कितने? 6 खानों की, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक हुआ करता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से है। अच्छा, इसके पहले की जो अवस्था है वो क्या है? नियोलिथिक थी, चालकोलिथिक थी, या मीसोलिथिक थी, या पेलियोलिथिक थी? तो कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की जो अवस्था है वो क्या थी? चालकोलिथिक थी, ताम्र पाषाणिक थी। क्या थी? ताम्र पाषाणिक थी, चालकोलिथिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चालकोलिथिक। अगला प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा से आपका समाधान R37 मिला हुआ है, लोथल से गोदीबाड़ा भी मिला हुआ है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1 2 4 3। हड़प्पा से हमें समाधान R37, जिसे कब्रिस्तान R37 कहते हैं। 37 इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी, यहाँ पर लगभग 57 क्या हुआ था, हमें समाधान मिले थे, लेकिन इस पर जो रिसर्च हो पाया, इस 57 में जो रिसर्च हो पाया वो कितने पर हो पाया था? वो रिसर्च हो पाया था सिर्फ 37 पर, इसलिए इसे R37 या रिसर्च 37 के नाम से भी जानते हैं हम। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला ही आप सभी जानते हैं, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो नहीं है, कालीबंगा नहीं है, तरंजी खेड़ा नहीं है, राखीगढ़ी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा स्थल नहीं है वो आपका अतरंजी खेड़ा,
चौंदड़ो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, अतरंजी खेड़ा नहीं है। यह एक पाषाणिक स्थल है। अतरंजी खेड़ा एक पाषाणिक स्थल है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अतरंजी खेड़ा क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के पास एटा जिले में गंगा की सहायक नदी जो काली नदी है के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? समुद्री मार्ग से संपर्क किससे था हड़प्पा वासियों का, हड़प्पा निवासियों का? मेसोपोटामिया से था, मोरक्को से था, एथेंस था या इस्तांबुल से था? हमने भी देखा है कि हड़प्पा वासियों का जो समुद्री मार्ग से संपर्क था वो किससे था? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से ही व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं नहीं प्राप्त हुए तो कहाँ से? तमिलनाडु से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पंजाब से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है और गुजरात से भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होता है तो कहाँ से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर गुजरात में है? तो आप सभी जानते हैं कि धौलावीरा जो है यह आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? जो मेसोपोटामिया में आज वर्तमान स्थिति में जो शामिल क्षेत्र हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी सीरिया या तुर्की और ग्रीस के नाम से जानते हैं, या पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की या और इराक का अधिकांशी भाग है, या फिर ईरान और इराक है, या इराक और लेबनान है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र हैं वह आपके पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान का अधिकांश भाग है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी, 33 में की गई थी, 1917 में या 1941 में? आप सभी जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1921 में। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने किया था। तो 1921 में जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल ही है उसको ही हड़प्पा, वो स्थल ही हड़प्पा है और 1921 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, या एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है, एक अक्काडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो आप सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता केंद्र का स्थल नहीं है? हुलास नहीं है, सोथी नहीं है, आलमगीरपुर नहीं है, कोल्डी हवा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थल जो सिंधु सभ्यता केंद्र नहीं है वो कौन है? आलमगीरपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो आलमगीर है, सोथी है, हुलास है। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। ये सब प्रमुख है। जबकि कोल्डी हवा कहाँ है? पाषाण कालीन स्थल है, इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया? मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने
सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? असीरियन, अक्काडियन, अरमेइक या ग्रीक? आप सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया जो है सुमेरियन भाषा जो प्रस्थापित किया है वो कौन है? अक्काडियन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अक्काडियन भारत भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं? बलूचिस्तान से नहीं मिले हैं, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, या निम्न हिमालय क्षेत्र, या उत्तरी महाराष्ट्र। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पुरास्थल नहीं मिला है कहाँ से? निम्न हिमालय से हमें नहीं मिलता है, बाकी सभी जगहों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो पुरास्थल हैं वो हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशाल काय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सज्जा परत, विशाल काय प्राचीर, पाषाण स्तंभों के अवशेष किस दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से होते हैं, कालीबंगा से होते हैं, लोथल से होते हैं, या फिर मोहनजोदाड़ो से होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सज्जा परत युक्त विशालकाय जो प्राचीर और पाषाण स्तंभ के स्थल में दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होते हैं वो कौन है? धौलावीरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा से में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? जिराफ था, हाथी था, कंगारू था, या सियार था? क्या था? जिराफ था, हाथी था, कंगारू था, या सियार था? तो एक पशु जो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था वो था हाथी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हाथी हड़प्पा सभ्यता में हाथी के साक्ष्य में मिलते हैं, लेकिन जिराफ के, कंगारू के और सियार के नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में किस ने बालाथल का उत्खनन किया था? निम्नलिखित में किसने बालाथल का उत्खनन किया था? एस आर राव ने किया था, बीबी लाल ने किया था, या के एन पुरी ने, या फिर वी एन मिश्रा ने? तो आप सभी जानते हैं कि जो बालाथल का उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम वी एन मिश्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, वी एन मिश्रा। बालाथल कहाँ है? तो बालाथल राजस्थान में है। इसका उत्खनन 1993 ईस्वी में वी एन मिश्रा ने किया था। यह नवीनतम ज्ञात स्थल है। कौन सा? बालाथल। बालाथल नवीनतम ज्ञात स्थल है। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे क्या थे? तो क्या थे? गेहूं और कपास की खेती थी, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, या फिर ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी थी, या सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना? तो आप सभी जानते हैं कि जो उपलब्ध प्रमाण है उसके आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो उपहार दिए हैं वो कौन से हैं? गेहूं और कपास की खेती। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गेहूं और कपास की खेती। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी में हुआ था, पश्चिमी में हुआ था, उत्तरी पश्चिमी में, या दक्षिणी पूर्वी में? तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है ना, मान लेते हैं हमारा भारत का मैप है ना, तो कहाँ पर हड़प्पा संस्कृति उत्पन्न हुई थी? तो ये जो ऑप्शन देखते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? आपका आज का नवीनतम पाकिस्तान है। यहीं से हमें, तो भारत के किस तरफ है? इस भाग में है। इस भाग में कौन सा? उत्तरी और पश्चिमी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पश्चिमी और उत्तरी। यहीं पर हमें हड़प्पा संस्कृति का उदय मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का नहीं था, चांदी का, लोहा का, या फिर तांबा का? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लोहे का कोई साक्ष्य नहीं प्रदान हुआ है अभी तक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, हमें कोई भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला बैल, जो बैल के ऊपर ऐसे कुबर निकला हुआ होता है, उसी कहते हैं डील वाला बैल। तो डील वाला बैल देसी पशु था, विदेशी पशु था, पवित्र पशु था या बलि पशु था। तो आप सभी जानते हैं डील वाला जो बैल था वह सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक पवित्र पशु हुआ करता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पवित्र पशु। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर कैसे बनाते थे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से? या पक्की ईंटों से। तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता के साथ साथ यहाँ के जो मकान हुआ करते थे वो किसके थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों से बने हुए थे और यहाँ पर दो दो मंजिला जो मकान था वो मिला हुआ है, और यहाँ की जो सड़कें थी वो बिल्कुल समकोण थी, वो भी कैसी? पक्की थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? इसका विचार है कि आर्य पश्चिमोत्तर से भारत में प्रवेश किए और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ग्रिफिथ, प्रिंसेस या व्हीलर या मैक्समुलर? या मैक्समुलर। तो आप सभी जानते हैं कि यह जो कथन है कहने वाले हैं आपके व्हीलर साहब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, व्हीलर साहब हैं। यहाँ पर मैक्समुलर था थोड़ा सा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, व्हीलर साहब ने कहा ऐसा। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला जो आधुनिक विवरण है किसने प्रदान किया? राखालदास बनर्जी ने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, या चार्ल्स मेसन ने किया, या रविंद्र सिंह बिस्ट ने किया? तो आप सभी जानते हैं कि जो पहला आधुनिक विवरण है, पहले आधुनिक विवरण की बात की जा रही है, तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने यह विवरण प्रदान किया था या उनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, चार्ल्स मेसन। निम्नलिखित में किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त था। किसका? कालीबंगा का, सूरकोटदा का, धौलावीरा का या हड़प्पा का? तो आप सभी जानते हैं कि सैंधव नगर में जो 3 भागों में विभाजित था और सबसे बड़ा भी है, उसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं। धौलावीरा को, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, जिसे हम गढ़ी, मध्य और निचला नगर कहते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। 1990 से 1991 में इसकी खुदाई एसआर विस्ट के द्वारा की गई थी। यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपके जो सी है, धौलावीरा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नागरिकता के बाद, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता क्या है? चालकोलिथिक थी, वैदिक थी, मौर्य या मगध है? मौर्य या मगध। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के बाद हमें चालकोलिथिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, चालकोलिथिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोथल और चौहंदुड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम क्या है? जहाज निर्माण था, मणि निर्माण था, बुनाई था या धातु कर्म विज्ञान था? तो आप सभी जानते हैं लोथल एक गोदीबाड़ा का स्थल है। यहाँ से हमें जहाजी बेड़ा गोदीबाड़ा मिला है, या कह सकते हैं बंदरगाह यहाँ से मिले हैं। चौहंदुड़ो, ये सब जो है यहाँ के जो महत्वपूर्ण उद्यम हुआ करते थे वो क्या थे? मणि निर्माण के थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मणि निर्माण के उद्यम यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। मणि निर्माण लोथल और चौहंदुड़ो में हड़प्पा वालों का प्रमुख क्या था? उद्यम था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन थी? हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु क्या थी? धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियां, वस्त्र या मिट्टी के बर्तन? या मिट्टी के बर्तन। तो आप सभी जानते हैं कि जो आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु थी वो धातु और कीमती नग हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धातु तथा कीमती नग। हड़प्पा के लोग राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा
का आयात करते थे तथा जस्ता की मात्रा भारतीय महाद्वीप में कम होने के कारण अफगानिस्तान से मंगाते थे, है ना। अफगानिस्तान से आयात करते थे किसको? जस्ते को। खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग पारंगत थे। कहाँ पर? हड़प्पा के लोग। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? किस नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? सतलज, व्यास, रावी, सिंध। सतलज, व्यास, रावी और सिंध। तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई संपन्न हुई कहाँ पर? सिंध। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या था? जो हड़प्पा में ईंटें थे उनका अनुपात क्या था? 1 2 3 था, या 1 2 4 था, या 1 3 4 था, या 1 2 5 था? तो क्या अनुपात रहा होगा? तो अनुपात जो था वो था 1 2 और 4 का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1:2:4। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है पशुपति की मुहर पर? हाथी नहीं है, गैंडा नहीं है, बाघ नहीं है, बैल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जो पशुपति की मुहर है उस मुहर पर जिस पशु का उत्कीर्ण नहीं है वह आपका बैल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बैल। निम्नांकित में किस स्थल पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, या फिर लोथल से? तो बृहत स्नानागार आप सभी जानते हैं, बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो से। इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है, मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, अग्रांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? हड़प्पा से गोदीवाड़ा मिला है, या लोथल से मंदिर नुमा संरचना, या सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष, या मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान यक्ष? है ना। तो युग्म सुमेलित है, तो ये सभी आपके गलत हैं। आपका सही है सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष, यह आपका सुमेलित है ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तो वही प्रश्न है आपका, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाने वाला कौन सा स्थल है हड़प्पा का? हड़प्पा है, धौलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है। तो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य जो हमें मिलते हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा से हमें भूकंप के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो जिले में स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं किस जिले में स्थित है, तो लरकाना में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो पिछला प्रश्न है बैल, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नांकित में किस स्थल पर बृहत स्नानागार? सब रिपीटेड प्रश्न है भाई, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका मोहनजोदाड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी थी, शहरी ग्रामीण थी, या ग्रामीण है? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, है ना। शहरी सभ्यता थी ये, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? चहुंदड़ो, रोपड़, दामाबाद, या धौलावीरा? किसकी बात कर रहे हैं हम? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 व 7 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर, 10 व 14 मीटर। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो की सड़कें थी वो कितनी थी? 7 और 11 मीटर चौड़ी थी। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 7 व 11 मीटर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी हमें? ढेकली, कुआं, नहर, कुएं व
कुल्ली। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किसकी जानकारी नहीं मिली है, तो नहर की जानकारी हमें नहीं मिलती हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? सुरतगोई या फिर लोथल या फिर धौलावीरा या फिर कालीबंगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो जहाजी मालघाट हमें मिला है वो कहाँ से? लोथल से ही जो जहाज़ों का बेड़ा मिला है, जिसे हम गोदीबाड़ा कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, वो सब हमें लोथल से मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? हल से जोता गया खेत मिला था, कालीबंगा से, हाथीगढ़ी से या बनवाली से या फिर देसल से। तो आप सभी जानते हैं कि हल से जो जोता गया साक्ष्य में मिला है वो मिला कहाँ से है? कालीबंगा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1952 में एक घोष ने की। यह प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलना, है ना? जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पहला कथन है, सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। या लोथल नगर में एक बंदरगाह था। देखिए सभी नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे तो नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल कट गया। लोथल नगर में एक बंदरगाह है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, नहीं केवल दो सही है, ये सही है, और दोनों सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, केवल दो सही है, लोथल नगर में एक बंदरगाह था, है ना। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई कब हुई? नवपाषाण युग में हुआ, पुरापाषाण युग में, या मध्य पाषाण युग में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनाज का जो पहली बार प्रारंभ हुआ, उपज प्रारंभ हुआ कब हुआ? नवपाषाण युग में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, नवपाषाण युग। अनाज का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण युग में हुआ। यह वही समय है जब मानव कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ। कृषि से और पशुपालन से परिचित हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दो ऐसी नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं जहां से हमें चावल का और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। किसका? चावल और गेहूं का। कहाँ से? तो कोल्डी हवा और मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन? अजंता है, भीमबेटका है, या बाघ है, या अमरावती है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था वह था भीमबेटका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भीमबेटका। भीमबेटका जो स्थल है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए। कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। यह एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति है? पाषाण युगीन संस्कृति कौन है? सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, या सोथी संस्कृति, या विंध्यन संस्कृति। तो पाषाण युगीन संस्कृति कौन है? सोथी संस्कृति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सोथी संस्कृति। अगला प्रश्न है, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? यूनिफेशियल का है, दोनों विधियों से है, या बाईफेशियल, या रीड टचिंग उपकरण से। तो जो हस्तकुठार है यह आपका बाईफेशियल विधि का उपकरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बाईफेशियल विधि का उपकरण है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति है, या मध्य पुरापाषाणिक, या उच्च पुरापाषाणिक, या मध्य पाषाणिक संस्कृति है। तो लघु पाषाण उपकरण किसके हैं? मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मध्य पाषाणिक उपकरण है। कौन? लघु पाषाणिक। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है?
टोरवा से, महगड़ा से, कोल्डी हवा से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो पशु बाड़े का प्रमाण मिल रहा है हमें कहाँ से, महगड़ा से। कहाँ से मिल रहा है, महगड़ा से मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कहाँ से, महगड़ा से। अगला प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख स्थल है, काथा संस्कृति का है, जोरवे संस्कृति का है, आहार संस्कृति का है या रंगपुर संस्कृति का है। इनाम गांव स्थल किसका है, तो आपका जोरवे संस्कृति का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जोरवे संस्कृति का। जोरवे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनाम गांव है आपका, सोन गांव है और निवासा व दैमाबाद है। यह किस संस्कृति के स्थल है, तो जोरवे संस्कृति के स्थल है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है कहाँ, भोपाल में है, रायसेन में है, धार में है या होशंगाबाद में। तो आप सभी जानते हैं कि भीमबेटका गुफा जो है कहाँ पर स्थित है, रायसेन में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ करीब 500 गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की खोज V.A. वाकड़कर महोदय ने की थी। किसने, V.A. वाकड़कर महोदय ने। इसका समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया जाता है। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या छत्तीसगढ़ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण है हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है। नवपाषाण काल में धान का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से हमें धान का साक्ष्य प्राप्त होता है। नवपाषाण युग में जो प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी। टोंस नदी घाटी में सबसे पहले 1860 में किसको मिला, लेमन सूर्य को प्राप्त हुआ था। कब, 1860 में लेमन सूर्य को। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चिरांद, लहुरादेव, बुर्जहोम या महगड़ा। तो हम सभी जानते हैं कि जो धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य में मिला है वह कहाँ से, लहुरादेव से मिला है, जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है। भारत में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हो गया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ थी। क्या थी, गेहूं और जौ। लहुरादेव नामक पाषाणिक स्थल है, यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चुपानी मांडो स्थित है। चुपानी मांडो कहाँ स्थित है, दायपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कुराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे या प्रतापगढ़ में या मिर्जापुर में। तो आप सभी जानते हैं कि चुपानी मांडो जो स्थित है कहाँ पर है, इलाहाबाद के कुराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई। आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई, अफगानिस्तान में हुई, सिंध में हुई, बलूचिस्तान में हुई या कच्छ में हुई। तो आमरी हम सभी जानते हैं कि यह सिंध में विकसित हुआ। आमरी संस्कृति सिंध में विकसित हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, सरायनहर से, कोल्डी हवा से, बागोर से या कालीबंगा से। तो आप सभी जानते हैं कि जो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य में प्राप्त होता है वह बागौर से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती नाम से कौन प्रसिद्ध है, कायथा, गिलुंद, आहाड़ या महेश्वर। तो आप सभी जानते हैं कि जो ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है वह आपका आहाड़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आहाड़। आहाड़ को हम ताम्रवती नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागौर से या बाघोर से, बीरभानपुर से या महदहा से। तो हम सभी जानते हैं कि हड्डी के जो बने आभूषण है वो कहाँ से मिले हैं, आपके महदहा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, महदहा से।
मध्य पाषाण काल से मानव के जो अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष हमें मिलता है वह कहाँ से मिलता है? महदहा से मिलता है। महदहा से मिलता है। और अगर बात करें महदहा से सिंह तथा श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सराय नाहर की तुलना में क्या हो अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? महदहा से। किसकी तुलना में? सराय नाहर की। अगला प्रश्न है सिहावल एक पुरा स्थल है। सिहावल एक पुरा स्थल है। निम्न पुरा पाषाणिक स्थल है, मध्य पूर्व पाषाणिक स्थल है, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का है या मध्य पाषाण संस्कृति का है। किसका है? तो आप सभी जानते हैं कि सिहावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि था, मिट्टी के बर्तन बनाना था, पशुपालन था या शिकार खेलना था। तो आप सभी जानते हैं कि पूर्व पाषाण कालीन जो मानव का मुख्य धंधा हुआ करता था वह शिकार खेलना हुआ करता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शिकार खेलना। अगला प्रश्न, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है किससे? विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से है, विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से है या गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से या गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो आप सभी जानते हैं कि सराय नाहर और महदहा कहाँ से हैं? गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? कायथा कर्नाटक में है, चिरांद बिहार में है कि पांडु राजढिबरी बंगाल में है या दानाबाद महाराष्ट्र में। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि कायथा आपका कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी में कहाँ? तो उज्जैन जिले में। कहाँ पर? उज्जैन जिले में। तो कायथा आपका उज्जैन एमपी में है, कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। पांडु राजढिबरी बंगाल में है और दानाबाद महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? चौपानी मांडो से, सराय नाहर से, लखैया से या लघनाज से या लंघनाज से। तो वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? तो आपका चौपानी मांडो, ए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, चौपानी मांडो से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एच.डी. संकालिया को, ए कनिंघम को, ए.आर. अल्चिन को या रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जो जनक है वह रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। अगला प्रश्न है, अच्छा इसे देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। और ए कनिंघम के संदर्भ में बात करें तो ये भारत में पुरातत्व के जनक हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, जो कौन था? हस्तकुठार था, है ना, हस्तकुठार था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति आप सभी जानते हैं फलक संस्कृति के बारे में। तो निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या उच्च पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला किसे श्रेय जाता है? किसे श्रेय जाता है? बर्किट को, डे टेरा एम पीटरसन को या आर.बी. फ्रूट को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को या एच.डी. संकालिया को। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो पुरास्तर युगीन औजार था उसकी खोज करने वाले थे आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई? तो जोरवे संस्कृति कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो आप सभी जानते हैं कि जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ से घोड़े होने के
प्रमाण नहीं मिलते। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ से घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिलते। गलियाई से, बुर्जहोम से, इराक से या इनाम गांव से। आप सभी जानते हैं कि घोड़ा जहाँ से हमें होने का प्रमाण मिलता है कौन सा है, गलियाई है, पिराक है और इनाम गांव है। तो कहाँ से नहीं मिला है, तो बुर्जहोम से नहीं मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बुर्जहोम। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ बुर्ज वृक्ष का स्थान होता है। वृक्षों के इस स्थल को डी टेरा पीटरसन ने 1935 में खोजा। कब खोजा? 1935 में खोजा। यहाँ से हमें गड्ढा घर मिलता है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य में मिलते हैं। यहाँ से गड़ासे का साक्ष्य में बुर्जहोम से मिलता है। और यहीं से एक घड़े पर सिंह वाले देवता का चित्र मिलता है जो कोर्दिजी के प्राक हड़प्पा चरण में लोकप्रिय था। यहाँ से घोड़े का कोई भी साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में था? तो कालीबंगा बताना है कहाँ पर स्थित था। तो सिंध में था, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो आप सभी जानते हैं कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापर ने खुदाई करवाई थी। संभवतः यह संधा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान के गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया? तो बार बार बाढ़ आने की वजह से कौन सा हड़प्पीय नगर है जो नष्ट हो गया था? हड़प्पा था, कालीबंगा था, कोर्दिजी था या फिर मोहनजोदाड़ो था, या मोहनजोदाड़ो था। तो बार बार बाढ़ आने से जो नष्ट होने वाला हड़प्पीय नगर है वो है आपका मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से ढका हुआ है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में इसकी खोज की। बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यहाँ से कांसे की विशालकाय नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रविमोम विधि से बनाई गई है, जो द्रविमोम से बनाई गई है। यह नगर बार बार आने वाली बाढ़ के कारण क्या हुआ? नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो नवपाषाणी संस्कृति से है, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से है, या विकसित हड़प्पी से है, या फिर उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति से है। तो धौलावीरा आपका प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कितने? 7 अग्निकुंड। कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो आप सभी जानते हैं कि 7 अग्निकुंड की बात हो रही है, तो यह आपका कालीबंगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? ऊंट की अस्थियां में कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगा से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है, लोथल से मिलती है या फिर मोहनजोदाड़ो से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऊंट की अस्थियां हैं यह हमें कालीबंगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां? रिपीटेड क्वेश्चन है, कालीबंगा। निम्नलिखित में किस, रिपीटेड क्वेश्चन हो जा रहा है। अच्छा, कालीबंगा राजस्थान के कहाँ है? गंगानगर जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की तथा खुदाई बीबी लाल व थापड़ ने की थी। खोज किसने की? 1953 में अमलानंद घोष ने की, तब खुदाई किसने की? तो बीबी लाल और थापड़ ने। यहाँ से प्रमुख रूप में जुते हुए खेत मिले हैं, युगल समाधान मिले हैं, ऊंट की अस्थियां मिली हैं, अग्निकुंड मिले हैं और अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां मिली हैं। तीनों विधियां कौन कौन सी थी? तो पूर्व समाधिकरण थी, आंशिक समाधिकरण थी और दाह संस्कार। इनके हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा के जो मकान थे वो
कच्ची ईंटों के बने थे। नगर टीले में अलंकृत ईंटों के प्रयोग होते थे। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा। आप सभी जानते हैं कि चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ जो किया जाता था वो कहाँ पर? धौलावीरा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा में। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। क्या है? साधारण गांव है। इसकी खुदाई R.S. लिस्ट ने की। नगर में चिनाई कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा विशालतम नगर है। दूसरा विशालतम नगर, तो पहला कौन है? तो पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। पहला राखीगढ़ी है, दूसरा धौलावीरा है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? जल भंडार का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? लोथल से पाया गया, कालीबंगा से, बनावली से, या फिर चरहुंदड़ो से? तो जल भंडार का साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह था, तो यहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रसदौड़ की, पासे की, या पोलो की, या घुड़सवारी की? तो सिंधु घाटी के लोग किस खेल को जानते थे? तो पासे का खेल ये खेलना जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पासे का खेल। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 4, 5, 7 या फिर 3 शताब्दी तक? तो जो पूर्ण विकसित हड़प्पा की बात हो रही है, तो यह 5 शताब्दियों तक जीवित रही। कितने? 5 शताब्दियों तक यह जीवित रही। मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, कालीबंगन, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, उनके आधार पर सैंधव सभ्यता की जो तिथि है वह 2400 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित की होती है। कितना? 2400 से 1700 तक। लेकिन विकसित की बात कर रहा है तो यह 2250 से 1750 तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। कि कब से? 2250 से 1750 ईसा पूर्व तक, तो लगभग 5 शताब्दी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही, है ना? 5 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? राजा करता था, पुरोहित राजा करता था, व्यापारियों का अल्पतंत्र था, या फिर शासन व्यवस्था अज्ञात है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन नगरों पर जो शासन तंत्र था वो कौन सा था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो यह शासन व्यवस्था क्या है? अज्ञात है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शासन व्यवस्था अज्ञात है। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, या फिर सामाजिक जीवन? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? नगर नियोजन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, नगर नियोजन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम है, सिंधु है, झेलम है, भादर है, या फिर दस्त है? तो रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भादर नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार, या हड़प्पा का राजा का महल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वह थी कौन? विशाल अन्नागार, है ना? विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। तो ऑप्शन में कोई नहीं है यहाँ पर विशाल अन्नागार, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इमारत जो थी वह विशाल अन्नागार थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी?
मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? मार्शल ने की, माधव स्वरूप वत्स ने की, आर डी बनर्जी ने की या फिर कनिंघम ने की? तो मोहनजोदाड़ो की जो महान स्नानागार है उसकी खोज आर डी बनर्जी ने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। जो हड़प्पा था स्थित कहाँ था? सिंधु नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर था, गंगा नदी के तट पर था या फिर सरस्वती नदी के तट पर था? तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा है यह हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता पुरास्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। झूकर झाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई है? सुरकोटदा में, चहुंदड़ो में, लोथल में या फिर कालीबंगन में? तो झूकर झाकर संस्कृति जो है यह आपका चहुंदड़ो में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चहुंदड़ो में विकसित हुई थी। कहाँ पर? चहुंदड़ो में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान या गुजरात या फिर पंजाब? कहाँ से खोजे गए? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक स्वतंत्रता के उपरांत पाए गए जो स्थल हैं वह आपके कहाँ से हैं? तो गुजरात से हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, गुजरात से। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? गेहूं और चावल है, गेहूं और जौ है, चावल और जौ है या उपयुक्त में से कोई नहीं? सिंधुवासियों का जो प्रमुख भोज्य पदार्थ हुआ करता था वह गेहूं और जौ हुआ करता था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया? वाई डी शर्मा द्वारा किया गया, ए घोष द्वारा, बी के थापर द्वारा या फिर बी बी लाल के द्वारा? तो आप सभी जानते हैं कि जो आलमगीर है यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन का कार्य था वह वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वाई डी शर्मा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल या फिर ऐतिहासिक काल? तो आप सभी जानते हैं कि जो सैंधव सभ्यता हम इसका अध्ययन करते हैं यह आद्य ऐतिहासिक काल में करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? कौन सा हड़प्पा पुरास्थल है जो हिंदू कुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? कौन सा? चहुंदड़ो, मकरान या फिर मांडा या फिर सुरतगोई? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित जो स्थल है वह है आपका सुरतगोई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सुरतगोई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की नहीं थी, मेसोपोटामिया की नहीं थी, चीन की नहीं थी, क्रीट की नहीं थी? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह आपका चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है ना? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अधोलिखित में सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है। सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है, किसे हम महानगर मानते हैं? चहुंदड़ो को, रोपण को, सुरकोटदा को या राखीगढ़ी को? तो अभी हमने देखा कि राखीगढ़ी जो है यह सैंधव पुरास्थल का सबसे विशाल नगर है। कौन? राखीगढ़ी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, राखीगढ़ी। उसके बाद फिर धौलावीरा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। झूकर संस्कृति एक क्या है? प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पी संस्कृति है या परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो झूकर झाकर संस्कृति जो है हमें कहाँ से मिलता है? तो चहुंदड़ो से मिलता है और यह एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिलता है? मध्यनगर का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, सुक्का गंडोर से या फिर बनावली से? तो मध्यनगर का प्रमाण हमें जो मिलता है वह मिलता है हमें कालीबंगा से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो आरोहण क्रम कौन सा सही है?
हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर धौलावीरा, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा। जैसा कि आपको देखकर ही लग रहा है कि सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा था, फिर मोहनजोदाड़ो था, उसके बाद हमें धौलावीरा मिलेगा। यहाँ पर दे दिया है हड़प्पा फिर धौलावीरा, गलत हो गया। धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा नहीं, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना के, हिंडन के, रामगंगा के, अवरोध में से कोई नहीं। तो आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। कौन? आलमगीरपुर। और यह किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हिंडन नदी। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, चन्हुंदड़ो से, रंगपुर से या फिर रोपड़ से। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पी स्थलों में हमें जो मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से हुए हैं? तो हड़प्पा से हुए हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पर हमें नाली का निर्माण लकड़ी के प्रयोग से किया जाता था? लोथल से, राखीगढ़ी से या कालीबंगा से या फिर आलमगीरपुर से। तो आप सभी जानते हैं कि लकड़ी से नाली का निर्माण जो करने का हमें साक्ष्य मिला है वह कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सुतकाको, रहमान ढेरी या गुमला या मुंडीकाक। तो आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में मुंडीकाक के साथ साथ आपका सुरतगोई भी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मुंडीकाक। मुंडीकाक के साथ साथ सुरतगोई भी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर है, झेलम के या सरस्वती नदी के या फिर दास्क नदी के। तो आप सभी जानते हैं कि सुतका गेंडोर जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कौन सा? सुतका गेंडोर। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? दास्क नदी। और अगर हम हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी स्थल की बात करें तो हम जानते हैं कि उसका नाम आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर है कहाँ स्थित? तो यह उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। और यहीं बात करें सबसे उत्तरी स्थल, तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिणी स्थल दायमाबाद। यह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस नदी किनारे? प्रवरा नदी या फिर कह लीजिए गोदावरी नदी या गोदावरी नदी। यह आपका जम्मू कश्मीर में है, यह यूपी में है, यह महाराष्ट्र में है और यह बलूचिस्तान में है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो मांडा किस नदी पर स्थित है? अभी हमने देखा, यह आपका चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घेरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? जो निचला नगर होता था उसको भी हम प्राचीरों से घेरे हुए थे। कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है या फिर उसमें से कोई नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि रक्षा प्राचीरों से निचले नगर को घेरे होने का जो स्पष्ट साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से, सुरकोटदा से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से। तो आप सभी जानते हैं कि घोड़े की जो हड्डियां हैं वह हमें सुरकोटदा से मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सुरकोटदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है?
हड़प्पा संस्कृति का जो विघटन हुआ उसके लिए उत्तरदायी कौन है? इंद्र। कौन मानता है ऐसा? सर जॉन मार्शल मानते हैं, सर मार्टिन व्हीलर मानते हैं, या फिर आर्लेन स्टीन मानते हैं, या फिर एमएस वत्स मानते हैं। तो इंद्र को उत्तरदायी मानने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम सर मार्टिन व्हीलर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मार्टिन व्हीलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? दधेरी है, हुलास है, मांडा है, या फिर बुर्जहोम है? तो आप सभी जानते हैं कि दधेरी, हुलास, मांडा सभी सिंधु सभ्यता से संबंधित है, संबंधित नहीं है तो आपका बुर्जहोम, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बुर्जहोम। यह एक पाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मोहनजोदाड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति का मतलब कि किसने सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की खोज की? तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? राखलदास बनर्जी के नाम से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से, या फिर मुंडीगाक से? तो आप सभी जानते हैं कि चावल के जो साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वह लोथल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृति में किसकी पूजा नहीं होती थी? शिव की, मातृदेवी की, पीपल की, या फिर विष्णु की? तो आप सभी जानते ही हैं कि हड़प्पा संस्कृति में शिव की पूजा होती थी, मातृदेवी की पूजा होती थी, और पीपल वृक्ष का भी पूजा होता था, लेकिन पूजा नहीं होता था तो विष्णु जी का पूजा नहीं होता था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? जॉन मार्शल ने किया है, जे.एच. मैके ने किया है, आर.ई.एम. व्हीलर ने किया है, या फिर आर.एल. स्टाइन ने? तो चहुंदड़ों का जो उत्खनन का निर्देशन करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम मैके के नाम से जानते हैं, जे.एच. मैके। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, मैके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल कौन सा है? बनावली है, कालीबंगा है, लोथल है, या फिर राखीगढ़ी है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है उसे हम राखीगढ़ी के नाम से जानते हैं। राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है उसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं, धौलावीरा के नाम से जानते हैं। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, कहाँ पर? हरियाणा में है। और राखीगढ़ी की जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम आर.एस. विष्ट के नाम से जानते हैं, आर.एस. विष्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? लोथल है, आलमगीरपुर है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है? आप सभी जानते ही हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है उसे हम आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी? आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा कौन सी थी? पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर था, उत्तरी सीमा मांडा था, और दक्षिणी सीमा दामाबाद, और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, कुणाल से, सिनौली से, या फिर भिराना से? या फिर भिराना से। तो आप सभी जानते हैं कि जो नर्तकी का उत्खनन हमें मृदभांड खंड पर मिला है वह कहाँ से मिला है? भिराना से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, भिराना से। अब यह भिराना है कहाँ? तो भिराना आपका हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। भिराना हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थान है।
यहाँ के लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की गई है। यहाँ पर अनेक कमरों वाले 3 भवनों की प्राप्ति हुई है और 4 कमरों युक्त एक भवन टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। कहाँ पर? भिराना में। भिराना है कहाँ? तो हरियाणा में। हरियाणा में किस नदी के तट पर है? तो सरस्वती नदी के तट पर है। हड़प्पाकालीन स्थल दामाबाद किस राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल दामाबाद किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि दामाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो दामाबाद जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। सबसे दक्षिणतम स्थल है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल की बात करें तो यह आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी स्थल जो है वह सुतका गेंडोर है और उत्तरी जो स्थल है मांडा के नाम से जानते हैं और जो दक्षिणी है यह दामाबाद के नाम से जानते हैं। जो मांडा है यह चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी, और यह है कहाँ पर? तो जम्मू और कश्मीर में। आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी कहाँ पर है? तो यह यूपी में स्थित है आलमगीरपुर। दामाबाद प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में दामाबाद स्थित है। महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दामाबाद पूरा स्थल है। इस स्थल से उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1976 से 1979 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने एस साली के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया। दामाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मोहरें मिली हुई हैं। सील मोहरें मिली हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? सोने की, कांस्य की या चांदी की या फिर तांबे की? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पर कौन सी धातु मिली होगी? कांस्य की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कांस्य की। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? मिट्टी के हल का मॉडल कहाँ से मिलता है हमें? राखीगढ़ी से, बनावली से, हड़प्पा से या फिर रोपड़ से? तो आप सभी जानते हैं कि सैंधव स्थल से हमें मिट्टी के जो हल का मॉडल मिला है वह कहाँ से मिला है? बनावली से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बनावली से। बनावली कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। बनावली से मिट्टी का हल मॉडल मिला है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातन स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। इसका उत्खनन R.S. विष्ट ने 1973 में कराया था। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी? किस समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? औद्योगिक समाज में, कृषि समाज में या हथकरघा समाज में या उपरोक्त में से किसी भी समाज में नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मातृदेवी की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कृषि समाज में लोग मातृदेवी की पूजा किया करते थे। मातृदेवी की अवधारणा वस्तुतः कृषि समाज में प्रचलित थी। इसके उदाहरण हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। मातृदेवी को उर्वरता की देवी माना जाता था और हड़प्पा में एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिसे पृथ्वी की देवी की प्रतिमा माना जाता है। इसे धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंध के नाम से जानते थे, बिलमुन के नाम से जानते थे या फिर हिंदू नाम से जानते थे या फिर मेलुखा या मेलुहा के नाम से जानते थे?
तो आप सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वह सिंधु प्रदेश को मेलुहा के नाम से जाते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मेलुहा। भारत की जो सिंधु सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के शुरुआती कालक्रमों में से एक है। भारत की सिंधु सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के शुरुआती कालक्रमों में से एक है। इसे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरियन लेखों से पता चलता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय किया करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनि वेधक या फिर शब्दांश? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे हम भाव चित्रात्मक नाम से जानते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। इस लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे। कितने? 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक क्या थे? अक्षर हुआ करते थे। इसमें अक्षर थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, भाव चित्रात्मक लिपि या चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 अक्षर हैं, जो कि सेलखड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। सिंधु लिपि मूल रूप से देशी है और इसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से हमें एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त होता है? कहाँ से? बनावली से या धौलावीरा से या फिर कालीबंगा से या फिर मोहनजोदाड़ो से? तो आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हमें जो लघु अभिलेख मिलता है वह कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। और 1990-91 के दौरान आर.एस. विष्ट ने यहाँ पर क्या किया था? बहुत बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य अगर नगरों की बात करें तो सिर्फ 2 भागों में बटे हुए थे। जो नगर थे वो सिर्फ 2 भागों में थे, दुर्ग में और निचले नगर में। वहीं धौलावीरा जो था यह 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग में, मध्य नगर में और निचले नगर में विभाजित था। कौन? धौलावीरा। तो धौलावीरा 3 भागों में था, दुर्ग में, मध्य नगर में और निचले नगर में। वहीं हड़प्पा के जो अन्य स्थल हैं वह सिर्फ 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्ग में और निचले नगर में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी है? जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी किससे बनी हुई हैं? चर्ट से बनी थी, तांबे से बनी थी और काथली मिट्टी से या फिर सेलखड़ी से। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी वह किससे बनी थी? सेलखड़ी से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सेलखड़ी। सिंधुपुरा स्थल से अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं और सभी मोहरें किससे बनी हुई थी? सॉरी, अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई थी? तो सेलखड़ी से बनी हुई थी। ये सामान्यतः 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर के आकार में होती थी, जिस पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और लिपियां अंकित हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह कौन था जो अफगानिस्तान में था? सुतका गेंडोर था, मुंडीगाग था, सुरतगोई है या फिर नौसारो है? तो आप सभी जानते हैं कि जो अफगानिस्तान में स्थल प्राप्त होते हैं हमें मुंडीगाग और सुरतगोई प्राप्त होते हैं। मुंडीगाग और सुरतगोई कहाँ पर हैं? तो अफगानिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि व्यापारिक बंदरगाह, तो व्यापारिक बंदरगाह क्या था? आपका सुरतगोई था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सुरतगोई व्यापारिक बंदरगाह था। कहाँ का? उत्तर पूर्व अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न है, हड़प्पी तौल का क्या अनुपात है? हड़प्पी तौल का क्या अनुपात? जो यहाँ के बाट हुआ करते थे वह किस अनुपात में थे? 1:2:4 के या 1:2:4:8 के या 1:3:6:9 के या फिर 1:4:8:10 के? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा तौल के जो बाट थे वह किस अनुपात में थे? वह 1:2 और 4:8 के थे।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 1:2:4:8 के अनुपात में हड़प्पी तौल हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? कौन सा है जो हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त नहीं होता है? धनुष और तीर, तलवार, ढाल या फिर सिरस्त्राण। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सिर्फ धनुष और तीर की जानकारी मिलती है, तलवार की नहीं मिलती है, सिरस्त्राण की नहीं मिलती है, ढाल की नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, 2, 3, 4। यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमें तलवार, ढाल और सिरस्त्राण की कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं, धनुष और तीर का हमें अवशेष प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त सामग्री है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तांबा कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान से मिलता है हमें। शंख कक्ष से मिलता है, लाजवर्द अफगानिस्तान से मिलता है और सोना दक्कन से मिलता है। यह इसका सही मिलान होगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मुहरें काटने के लिए धातु के उपकरण, जो मुहर काटने के लिए धातु के उपकरण है, प्राप्त साक्ष्य से प्रकट होता है कि निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पी मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। एक हड़प्पी स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था? बालाकोट था, चनहुंदड़ो था, कोटदीजी था या फिर लोथल था। तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पी मोहरों के निर्माण में जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वह कौन सा था? चनहुंदड़ो था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो की बात करें तो चनहुंदड़ो क्या है? एक ग्रामीण स्थल था, एक ग्रामीण स्थल हुआ करता था चनहुंदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चनहुंदड़ो का उत्खनन 1935 में J.H. मैके ने करवाया। किसने करवाया? J.H. मैके ने। यहाँ के अवशेष में मनका निर्माण व मुहर निर्माण के कारखाने प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर माधव स्वरूप वत्स। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम माधव स्वरूप वत्स के नाम जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। माधव स्वरूप ने यह प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का जो विकास है वह सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ था। इसमें पश्चिम देशों का या पश्चिमी लोगों का कोई भी अंतर्वेद नहीं था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा, वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी, सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो आप सभी जानते हैं कि जो पशुपति मोहर पर अंकित जो पशु समूह है वह कौन है? व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। मुहर की बात करें तो मुहर पर पद्मासन की मुद्रा में, किस मुद्रा में? पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है जिसे हम पशुपति के नाम से जानते हैं। इस योगी के या फिर पशुपति के दाईं ओर कौन सा पशु मिलता है? तो दाईं ओर आपको मिलता है चीता और हाथी, जिसे हम व्याघ्र कह रहे हैं। व्याघ्र और हाथी मिलता है। वहीं बाईं तरफ बात करें, बाईं तरफ में मिलता है गैंडा और भैंसा। गैंडा और भैंसा किधर? बाईं तरफ, और व्याघ्र और हाथी दाईं तरफ मिलता है। वहीं सिर पर, पशुपति के सिर पर बात करें तो त्रिशूल, सिर पर त्रिशूल का आभूषण है। त्रिशूल जैसा आभूषण हमें इनके सिर पर मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? किससे बनते थे? पत्थर के बनते थे, चीनी मिट्टी के बनते थे, या मिट्टी को अच्छी तरह से पकाते थे और उस पर चित्र बनाते थे, या फिर ताम्र के। तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे उनकी जो बर्तन होते थे वो किसके थे? मिट्टी के होते थे। मिट्टी को अच्छी तरह से पकाते थे और उस पर चित्र बनाते थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है,
मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। अगला प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, भगवानपुरा से मिले हैं, बनावली से मिले हैं, या फिर दौलतपुर से मिले हैं, या फिर दौलतपुर से। तो आप सभी जानते हैं कि परवर्ती हड़प्पा काल की बात हो रही है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, भगवानपुरा से हमें मिलते हैं पुरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, या फिर खिलौनों से। किससे प्राप्त होती है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मोहरों से में प्राप्त होती है। किससे? मोहरों से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? किस संख्या के गुणक थे? 15 के थे, 15 के थे, 16 के थे, 17 के थे, या फिर 18 के थे। तो आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के बाट या माप तौल थे वह किस अनुपात में थे? 1, 2, 4 और 8 के। इसके आगे जाएंगे तो 16 के, फिर 32, फिर 64, ऐसे ही 128, ऐसे ही करते करते जाते थे, तो हाँ सॉरी होते थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 16 की संख्या के गुणक में होते थे। सिंधु सभ्यता में बाट 16 के गुणक में थे। बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208 और 320 आदि हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। क्या कहते थे कपास को? सिंधु कहते थे, इंडन कहते थे, सिंडन कहते थे, या फिर हिंदन कहते थे। तो आप सभी जानते हैं कि यूनानी लोग कपास को सिंडन के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सिंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से एक सुमेलित नहीं है? हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, कहाँ से? खेतड़ी से। यह बिल्कुल सही है, खेतड़ी से करते थे। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, यह भी बिल्कुल सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा था, यह भी बिल्कुल सही है। कालीबंगन का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, यह आपका गलत है। काली मिट्टी के बर्तन नहीं, काले रंग की मिट्टी की बर्तन, काले रंग की मिट्टी के बर्तन, इसका अर्थ था काले रंग की मिट्टी के बर्तन। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यह सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर मोहनजोदाड़ो से, या फिर मोहनजोदाड़ो से। तो आप सभी जानते हैं कि मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का जो अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? तो यह हुआ है आपका लोथल से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लोथल से। लोथल से हमें मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदाड़ो से, गनेरीवाल से, कायथा से, या फिर बसाड़ से, या फिर बसाड़ से। यह जमाड़ नहीं है, यह है बसाड़, बसाड़। तो 274 मोहरें में किस पुरास्थल से मिलती हैं? तो बसाड़ से मिलती हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बसाड़। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है, इनमें से किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से नहीं मिलता है? हमें किसका साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से नहीं मिलता है? किसका? पशुपति का नहीं मिलता है, या फिर इंद्र का नहीं मिलता है, मातृदेवी का, या फिर प्रजापति का। तो आप सभी जानते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति की मूर्ति और मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त होती है। किसका नहीं प्राप्त होता है? तो इंद्र का और प्रजापति का नहीं मिलता है। तो 2 और 4 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इंद्र और प्रजापति का साक्ष्य हमें अवशेष हमें हड़प्पा संस्कृति से नहीं मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इंद्र जो है यह ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं।
इन्हें पुरंदर या किला को तोड़ने वाला कहा गया है। किसे? इंद्र को। यह युद्ध के नेता हैं, इन्हें युद्ध के नेता के रूप में भी जानते हैं। इंद्र का 250 सूक्त है, इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, पुरद्भिद, सोमापा, सतकृति, मधवान आदि नामों से जानते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इनका संबंध हड़प्पा काल से नहीं है, सिंधु काल से नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करते हुए सूचियों के नीचे दी गई संकेतों को तालिका में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। यज्ञवेदी की बात करें तो यह आपका कालीबंगा में, यज्ञवेदी का जो साक्ष्य कालीबंगा में। बंदरगाह आप सभी जानते हैं लोथल से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। वहीं चांदी का मुकुट हमें कुड़ाल से मिलता है। चांदी का मुकुट कुड़ाल से मिलता है, तो यह आपका एक सही मिलान है। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से, कालीचंगा नहीं यार, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, या फिर बनावली से, तो आप सभी जानते हैं कि मुद्रा पर जो व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित हुआ है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द हमें कहाँ से मिलता था? ईरान से, इराक से, मिस्र थे, या फिर अफगानिस्तान से। लाजवर्द जो हमें मिलता था यह कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान में एक स्थल है जिसे हम बदख्शा के नाम जानते थे। किसके नाम से? बदख्शा के नाम से। यहीं से हमें लाजवर्द क्या होता था? मिलता था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, लाजवर्द, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन जो ताम्र रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? कुनाल से, राखीगढ़ी से, दामाबाद से, या फिर बनावली से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है ताम्र रथ? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दामाबाद से हमें क्या मिलता है? ताम्र रथ प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दामाबाद। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलनाकार, गोलाकार, अंडाकार, या फिर चौकोर। आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन मोहरें थी वह कैसी थी? चौकोर थी। कैसी थी? चौकोर थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, चौकोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कोटदीजी से मिलता है, रोपड़ से मिलता है, या कालीबंगा से, या कोटदीजी एवं रोपड़ दोनों से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे पहले जो प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है जहाँ से हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं वह आपका कोटदीजी है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोटदीजी। यह जो कोटदीजी है यह कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। यह एक पृथक पुरास्थल है। यह एक पृथक पुरास्थल है। कैसा स्थल है? पृथक पुरास्थल है। अगला प्रश्न है, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, या फिर सुरकोटदा से। हाथी की बात हुई है, हाथी के दांत के पैमाने की बात हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? तो लोथल से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लोथल। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई को क्या कहते थे? रक्तिका कहते थे, निमिष कहते थे, कार्स कहते थे, या फिर यव कहते थे। तो लंबाई को जो नापने की इकाई हुआ करती थी प्राचीन काल में वह यव थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो आप सभी जानते हैं गुजरात में जो समुद्र तट पर बंदरगाह था वो कौन सा था? बड़ोदरा था, मुंद्रा था, लोमड़ी था, या फिर ध्रांगधा था। क्या था?
तो आप सभी जानते हैं कि जो गुजरात समुद्री तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था उसे हम मुद्रा के नाम से जानते थे। किस नाम से? मुद्रा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? हड़प्पा लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? संतरा का था, पपीता का था, अमरूद का था, खजूर का था? किसका था? तो कोई एक ही रहा होगा इसमें से, चार में से। तो संतरे का ज्ञान नहीं था, पपीते का नहीं था, अमरूद का नहीं था, तो किसका था? खजूर का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, खजूर का ज्ञान था इन्हें। अगला प्रश्न है, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है हमें? किस काल में किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल में मिलता है, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, या फिर गुप्त काल में? तो आप सभी जानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह हमें सैंधव काल में ही मिल गया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हड़प्पा काल। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्वास्तिक प्रतीक प्राप्त हो गया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हड़प्पा काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में पशु कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ था, घोड़ा था, सिंह था, गज था? क्या था? वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज। तो शक्ति के प्रतीक के रूप में हम वृषभ को जानते थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वृषभ। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई? हड़प्पा से, लोथल से, दायमाबाद से, या फिर मोहनजोदाड़ो से? तो पुरोहित की आकृति हमें कहाँ से मिली है? आप सभी जानते हैं कि जो प्रसिद्ध पुरोहित आकृति है यह हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा स्थल में जो नगर योजना था, जिसमें जहाँ तक सभी हड़प्पा स्थल थे वह दो भागों में थे, दो भागों में बटे हुए थे। किसमें? एक दुर्ग नगर था और एक निचला नगर था। वहीं एक स्थल ऐसा भी था जो हमें तीन भागों में बटा हुआ दिखता है, जो तीन भागों से दुर्गीकृत था, तीन भागों से घिरा हुआ था। एक था दुर्ग, एक था मध्यनगर और एक था निचला नगर। तो कौन सा स्थल था जो तीन तरफ से घिरा हुआ था? दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा था, जो तीन तरफ से क्या था? घिरा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर या फिर बाहरी नगर। यह कौन सा था? धौलावीरा, जिसे हम दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की, कृष्ण की, वरुण की, या फिर विष्णु की? तो आप सभी जानते ही हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पशुपति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पशुपति। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।